गुड मॉर्निंग गाइस। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, और एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती थी, एलिमेंट्री रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में हो जाए, टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप। ठीक है, डन। और हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन which takes more than one step to complete। ठीक है, क्लियर है। अब ग्राफिकली अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री रिएक्शंस का जो ग्राफ होता है, एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ है और यहाँ टाइम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज़ रिएक्शन आगे बढ़ रही है, रिएक्शन, तो बेसिकली यहाँ पे मान लीजिए कि रिएक्टेंट की एनर्जी है कुछ, तो बेसिकली उससे एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी और ट्रांजिशन स्टेट के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। जनरली हम प्रोडक्ट जो देखते हैं वो रिएक्टेंट से अच्छा होता है, दैट्स वाई मैंने उसकी एनर्जी प्रोफाइल कम रखी है और रिएक्टेंट की ज़्यादा रखी है। ठीक है, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो एक तरीके से आप सोच सकते हो कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। ठीक है, पॉइंट आता समझ। ये सिंगल स्टेप जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में बताता है। मतलब सिंपल है, अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो जितने टीएस आएंगे, बोले तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल स्टेट होती है जो नेचर में एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, बस हम माइंड में सोच लेते हैं कि ऐसा भी कुछ हो रहा होगा, बट ट्रांजिशन स्टेट आने के बाद ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि H2 + I2 गिव्स अस 2H चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या सोच लेंगे माइंड में कि एक ऐसी स्टेट है जिसमें H और H का बॉन्ड टूट रहा है और H और I का बॉन्ड बन रहा है। मतलब ये अभी पूरा टूटा नहीं है और ये बनना स्टार्ट हो गया, जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा। पहले HH और II टूटते होंगे और उसके बाद HI बनना स्टार्ट होता होगा, पर हमने क्या कर दिया कि HI बनना स्टार्ट हो गया और HH टूटना स्टार्ट हो गया। तो ये एक हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, तो कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त पहले रिएक्टेंट्स को एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ले जाना पड़ता है और थ्रेशोल्ड एनर्जी पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, हाईएस्ट एनर्जी प्रोफाइल, जो सबसे कम स्टेबल होता है और जिसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। मतलब इस पॉइंट के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं वो बेसिकली ऐसी होती हैं। ठीक है, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो बेसिकली जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो डेल्टा H कहलाता है। वो नेगेटिव है क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक का ग्राफ है ये। एंडोथर्मिक होता है, प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट कम होता है। ये टॉपिक और ज़्यादा खुलेगा, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का इसी से रिलेटेड है, तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, अभी बेसिक बात कर रहे हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल ध्यान रखना, अभी हमने बात करी थी कि जो ट्रांजिशन स्टेट के नंबर होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बताता है नंबर ऑफ स्टेप्स को। तो जैसे कि आपने देखा कि वो एक स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट आएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, मतलब मल्टीपल रिएक्शंस होंगी, तो बेसिकली ऐसे मल्टीपल पीक्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने पीक्स है, 1 2 3 पीक्स का मतलब है 3 ट्रांजिशन स्टेट, और 3 ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है 3 स्टेप्स में हुई है रिएक्शन। कितने स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में। क्या बात समझते हो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मतलब ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा 3 ट्रांजिशन स्टेट है, तो इंटरमीडिएट कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, इंटरमीडिएट को कैसे डिफाइन करेंगे, इंटरमीडिएट वो स्पीशीज़ होंगी जो बहुत ही कम टाइम के लिए जो होंगी वो बनेंगी। तो वो बेसिकली जैसे ऑर्गेनिक में बात करें तो कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन, ये बनती तो हैं बट बहुत ही कम सेकंड्स के लिए, बहुत ही कम टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, और ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती और ना ही इनिशियल रिएक्टेंट होती है, बस रिएक्शन के दौरान बनती है। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा होता है जो हम हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, पॉइंट आया समझ।
तो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शंस क्या होती है वो आपको पता चल गया, मतलब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, क्लियर है। और ये एनर्जी प्रोफाइल अगर आपने ऐसे देख लिया तो मतलब 3 पीक से, तो मतलब 3 ट्रांजिशन स्टेट, 3 ट्रांजिशन मतलब 3 स्टेप्स में हुई है और 3 स्टेप्स में हुई है। तो इसका मतलब ये अगर हमें जानना था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने स्टेप में हुई है तो ग्राफिकली ऐसे पता चल जाएगा कितने स्टेप्स में हुई हैं। और जितने ट्रांजिशन स्टेट्स होंगे उससे एक कम नंबर अगर हम करेंगे तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब जो बीच में कार्बोकेटायन या कार्बोएनायन कुछ भी स्पीशीज़ जो इंटरमीडिएट बन रही है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वो प्रोडक्ट्स नहीं है, बस रिएक्शन के दौरान बनती है बीच में। क्या बात समझते हो? तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली, अगर हम मान लेते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम दिखा रहे हैं ना हम, क्लियर। और प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम डेल्टा एच निकालते हैं, बोले तो एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज क्या है? एनर्जी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, क्लियर है। तो एंथैल्पी बेसिकली होती क्या है? एंथैल्पी तो ऐसे होती है H इक्वल्स टू U प्लस पी वी। इफ़ यू रिमेंबर थर्मोडाइनमिक्स में H एंथैल्पी है, U इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है और V क्या है? वॉल्यूम है, ठीक है। पॉइंट आया समझ? तो अगर हम बात करें तो इस तरीके से ग्राफ से हम बेसिकली ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। ग्राफ हमने जब कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था तब भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है, मतलब एक ऐसा हाइपोथेटिकल बेसिकली फॉर्म होता है रिएक्टेंट्स को मिला के, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता पर हम हाइपोथेटिकली उसे अज्यूम कर लेते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले इस डिस्कशन से हम क्या लेके गए आगे, ये लेके गए कि एलिमेंट्री स्टेप्स का ग्राफ में एक पीक आता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ग्राफ में मल्टीपल पीक्स आते हैं। जितने पीक्स आएंगे वो ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और जितने ट्रांजिशन स्टेट होंगे उतने बेसिकली स्टेप्स होंगे और जितने ट्रांजिशन स्टेट होंगे उससे एक कम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स बनेंगे। गॉट इट? क्लियर है? तो पहली बात तो हमने ये उठा ली, क्लियर है। और प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम होगी रिएक्टेंट से तो एक्सोथर्मिक होगा, अदरवाइज एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, वो आपको पता चली गई थी लास्ट लेक्चर में, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ भी थोड़ा बहुत कर दिया है और फ्यूचर में भी आएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, दोबारा से हमने इसको डिस्कस कर लिया। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो हम सोचते थे कि रेट लॉ होगा और जो एक्चुअली में दिखता था वो डिफरेंट होते थे, और एलिमेंट्री स्टेप्स में जो हम सोचते थे कि रेट लॉ होगा और जो एक्चुअली में आता था वो दोनों सेम होते थे। क्या बात समझते हो? एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए जो ऑर्डर है और जो आपका मॉलिक्युलरिटी है वो बेसिकली इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल, क्लियर है। और वो होते क्या है? रिएक्टेंट के आगे का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है और जो मॉलिक्युलरिटी है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या बात समझते हो? फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्टेप्स में हुई है तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होने का मतलब क्या है? मॉलिक्युलरिटी पहली बात तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए निकलती नहीं है, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। वो एक अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग निकलती है, तो उसमें से वो वाला स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो अगर ऑर्डर बता रहा है तो उस स्टेप की ऑर्डर, मतलब वो जो स्टेप का ऑर्डर होगा वही पूरे रिएक्शन का ऑर्डर माना जाएगा। और क्योंकि वो एक स्टेप है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी जो ऑर्डर है उसके बराबर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए सेम आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, पर ये ध्यान रखना कि मॉलिक्युलरिटी का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई वजूद नहीं है, पर एक सिंगल स्टेप के लिए वजूद है। और ऑर्डर जो है वो पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का निकल सकता है और वो फ्रैक्शनल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव, ज़ीरो या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आपको थोड़ी देर में समझ आ ही जाएगा कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होंगे या नहीं होंगे, तो कब कब कैसे कैसे होगा, ठीक है। धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी थी, वो समझ आ गया। और एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात करी थी। और हमने बात छोड़ी कहाँ थी कि हमने बोला था कि नहीं, हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या उसका रेट लॉ नहीं ले सकते। और इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम में हमने बोला था कि मिस्ट्री कंटिन्यूस, कि इस लेक्चर में ओपन अप होगा कि कैसे हम उन ऑर्डर को या रेट लॉ को बता सकते हैं। जैसे कि आप टॉपिक भी देख रहे होंगे, आज का टॉपिक मेजरली क्या है? ऑर्डर एंड रेट लॉ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो कैसे हम ऑर्डर और रेट लॉ को पता लगा सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला तरीका है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बाय नोइंग रेट कांस्टेंट्स यूनिट।
रेट कांस्टेंट की यूनिट का पता लगा के, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि जैसे आप समझते हैं कि एक चीज़ होती है एक्सपीरियंस। तो जैसे हमारे बड़े या बूढ़े इंसान होते हैं, वो हमें बताते रहते हैं कि हाँ ये चीज़ करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली उन्हें कैसे पता चलता है, क्योंकि वो उन्होंने करके देखी होती है पहले। तो हम भी कुछ ऐसा ही तरीका अपना रहे हैं। तो रेट लॉ में हम पहले से अज्यूम कर ले कि एक रिएक्शन है ज़ीरो ऑर्डर, लेट अस सपोज ज़ीरो ऑर्डर, तो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या मतलब होता है ज़ीरो ऑर्डर का? ऐसी होगी वो कि रेट इज इक्वल्स टू के, कोई भी रिएक्टेंट हो, 3 हो 4 हो कुछ भी हो, कितने भी रिएक्टेंट हो, उन सब की पावर क्या आएगा? ज़ीरो। तो ये हमारा रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो। अब वो अगर डिफरेंट रिएक्टेंट्स भी ले रहे हो तब भी तो सबकी पावर ज़ीरो ही रहेगी ना, क्योंकि आपने कौन सा ऑर्डर बोल दिया? ज़ीरो। ज़ीरो ऑर्डर का मतलब है भाई कुछ भी ले लो आप, कोई भी रिएक्टेंट ले लो, कितने भी रिएक्टेंट ले लो, उन सब की कंसंट्रेशन पे जो रेट है वो डिपेंडेंट है ही नहीं। तो मैं इसको 3 बार ऐसे लिखूं या 1 बार ऐसे लिखूं, बात तो सेम ही पड़ रही है। क्या बात समझते हो? तो अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर की बात करता हूँ तो ज़ीरो ऑर्डर जो रेट लॉ होगा वो ऐसा होगा कि रेट इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो। किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो क्या होती है, मतलब किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो क्या होती है? 1। तो मतलब ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट जो है वो के बराबर आ जाएगा। क्या बात समझते हो? ठीक है। रेट की यूनिट क्या होती है वो हमने पहले डिस्कस किया। रेट है क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो यही यूनिट आ जाएगी किसकी? के। तो जब भी आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट ये दिख जाए, मोल्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, तो हेंस प्रूव्ड कि वो कौन सा ऑर्डर है? ज़ीरो ऑर्डर है। हमें कैसे पता चला? हमने ज़ीरो ऑर्डर को पढ़ा और ज़ीरो ऑर्डर को पढ़ने के बाद के जो आया वो दिमाग में रख लिया, और जब भी आगे हम पढ़ेंगे कि के ये आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि वो ज़ीरो ऑर्डर है। तो समझ रहे हो हम क्या तरीका? हम पहले पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उसके ऑब्जर्वेशन को याद रख रहे हैं कि अच्छा ये आएगा तो ये होगा, ये आएगा तो ये होगा। तो के जब भी मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स आ जाए तो बेसिकली वो कौन से ऑर्डर हो जाएगी? ज़ीरो ऑर्डर। क्या बात समझते हो? ठीक है। अच्छा, अगर प्रेशर की बात करते हैं प्रेशर के टर्म्स में, तो रेट क्या है? चेंज इन प्रेशर अपॉन में टाइम। तो मतलब उसमें होता है रेट का जो यूनिट होता है वो होता है एटीएम सेकेंड इनवर्स। ठीक है। तो के की यूनिट क्या जाती है? एटीएम सेकेंड इनवर्स, क्योंकि के और रेट तो बराबर आ रहे हैं ना ज़ीरो ऑर्डर के लिए, क्योंकि प्रेशर या कंसंट्रेशन की पावर तो ज़ीरो आ रहा है रिएक्टेंट की। पॉइंट आता है समझ? तो ये हो गया आपका ज़ीरो ऑर्डर डिस्कस। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमने याद रख लिया कि एटीएम सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू के, या फिर मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू के। क्या बात समझते हो? ठीक है। अभी हमें ऐसा लगेगा थोड़ी देर के लिए कि अरे सारी यूनिट्स अलग अलग याद रखनी है, फिर हमें जो यूनिट होगी उसको देख के पता चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर या ज़ीरो है या सेकंड। बट धीरे धीरे आपकी टेंशन कम होती जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हो। फर्स्ट ऑर्डर कैसे दिखता होगा? फर्स्ट ऑर्डर ऐसे दिखता होगा, रेट इज इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। अब कुछ सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा मान लो कि 2 रिएक्टेंट है, तो अगर 2 रिएक्टेंट हो गए तो भाई या तो उनकी पावर हाफ हाफ होगी, या तो एक की पावर 0, एक की पावर 1 होगी, एक की पावर 1, एक की पावर 0 होगी, या तो एक की पावर 2, एक की पावर -1, ऐसे ही तो कुछ होगा भाई। ओवरऑल कंसंट्रेशन को भाई जब भी आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ले दे के तो 1 ही आएगा। तो हमको अलग अलग लिखने से कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी आप लिखोगे, किसी के पावर 2, किसी के पावर 1, कुछ भी आप लिखोगे तो ओवरऑल तो कंसंट्रेशन की पावर 1 आएगा ना, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ओवरऑल तो 1 ही आना है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली वो सब कुछ ऐसे ही समझ आएगा। ठीक है। चाहे आप उसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर आधा आधा लिखो, तब भी मल्टीप्लाई करके ओवरऑल कंसंट्रेशन की पावर 1 आ जाएगा। क्या बात समझते हो? क्योंकि हम तो कंसंट्रेशन की यूनिट की पावर बात कर रहे हैं ना। तो अगर मान लो 2 अलग अलग रिएक्टेंट भी है भाई, ए की कंसंट्रेशन की पावर हाफ है और बी की कंसंट्रेशन की पावर हाफ है, तो भाई हम तो बात कर रहे हैं कि ये क्या है? कंसंट्रेशन है तो इसकी यूनिट मोल्स, लीटर इनवर्स रहेगी, और ये भी कंसंट्रेशन तो मोल, लीटर इनवर्स रहेगी, तो इसकी पावर हाफ हाफ भी है। तो ये दोनों सेम होने की वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई होके मोल, लीटर इनवर्स की पावर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब डिफरेंट रिएक्टेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऑर्डर पे। अगर ओवरऑल ऑर्डर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है तो आप उसे कैसे भी लिख लो, आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो उसको ऐसे अज्यूम करने पे भी आ ही जाएगी। क्लियर है? तो चलो, अगर फर्स्ट ऑर्डर होता है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रेट लॉ में। ठीक है। मतलब ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर 1 रहेगा ओवरऑल, चाहे वो कोई भी रिएक्टेंट को मिला के हो। ठीक है। अब रेट की यूनिट क्या होती है? मोल्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। के है जिसकी यूनिट हमें निकालनी है, और रिएक्टेंट
रिएक्टेंट की ये डब्बे में क्या है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स कट गया, तो के की यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमेशा के की यूनिट क्या आएगी, सेकेंड इनवर्स। अच्छा, प्रेशर के टर्म्स में देख लेते हैं। अगर प्रेशर के टर्म्स में देखें तो रेट की यूनिट होती एटीएम सेकेंड इनवर्स, के की हमें निकालनी होती, और यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर होता है, तो प्रेशर की यूनिट क्या आती है, एटीएम, तो एटीएम से एटीएम कट जाता है, तो के की यूनिट फिर दोबारा क्या जाती है, सेकंड इनवर्स। अच्छा, इतना तो पता ही होगा कि सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, ये सब तो आ ही सकता है, क्योंकि वो तो टाइम के ही फ्रेम में है ना। बट इट तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या जाती है, जो स्टैंडर्ड है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, पॉइंट आया समझ, क्लियर है। ऐसे ही मान लो कल को कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, आप उसको ऐसे लिख लो चाहे तो, सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर का मतलब है, या तो आप ऐसे लिख लो, सेकेंड ऑर्डर रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2, और इसके अंदर आपको जो गेम खेलना है खेल लो। अब जैसे कुछ कहेंगे, अरे सर ए की पावर 1 है और बी की पावर 1 है, अरे बात तो वही है, टोटल कंसंट्रेशन की पावर तो 2 ही आएगा, तो इसीलिए इसको अलग अलग रिएक्टेंट से डिफाइन करने से कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होगी। सेकंड ऑर्डर का मतलब सीधे सीधे ये समझ सकते हो। तो रेट की यूनिट क्या रही, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। के की यूनिट हमें निकालनी है, ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, तो उसका क्या होगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर इनवर्स। अब जो जो कट रहा है वो काट दो, तो मोल से मोल स्क्वायर कट गया और लीटर इनवर्स से लीटर स्क्वायर इनवर्स कट गया, तो के की यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स, इसके नीचे चला जाएगा ये, तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, अब ऊपर जाएगा तो लीटर मोल इनवर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब के की यूनिट क्या हो गई, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। क्या बात समझते हो। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर थर्ड ऑर्डर निकालो, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर 5.5, मतलब कि 4.5 की ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फिर नेगेटिव की निकालो, फिर पॉजिटिव की निकालो, फिर ऐसे ऐसे निकालते निकालते बूढ़े हो जाओ। या फिर एक और ऑप्शन है, एक जनरल टर्म बना लो, क्या बना लो, जनरल टर्म। जनरल टर्म विल बी बेटर ऑप्शन, क्योंकि बूढ़े होने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। जनरल टर्म की बात करते हैं, तो रेट जो है nth ऑर्डर का ले लेते हैं, कि कोई nth ऑर्डर रिएक्शन है, nth ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका रेट का इक्वेशन क्या होगा, रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ होगा रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, ठीक है। अब रेट की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, के इनटू में मोल लीटर इनवर्स की पावर n। अब के को यही रखते हैं, बाकी सब नीचे फेंक देते हैं, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन में मोल लीटर इनवर्स की पावर n। अब जैसे कि आप देख रहे हो, ऊपर भी मोल लीटर इनवर्स है, नीचे भी मोल लीटर इनवर्स है, तो अब इन दोनों को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, और इनटू में क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गई किसकी यूनिट, के की यूनिट जनरल। अब हमें कैसे चलेगा ये सही आ रही है या गलत आ रही है, तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। जो भी हमने 3 ऑर्डर पढ़े थे, हमने एक ऑर्डर पढ़ा था 0, एक पढ़ा था फर्स्ट और एक पढ़ा था सेकंड। उन तीनों की यूनिट्स आपको तो पता होगी, वरना वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने 0 ऑर्डर पढ़ा था, तो n की जगह 0 रख दो, ठीक है। n की जगह अगर आपने 0 रख दिया तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 ऑर्डर में ही आया था, चेक कर लीजिएगा। फिर n इक्वल्स टू 1 रख दो, तो अगर n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इस पूरे की पावर 0 का मतलब ये तो खत्म हो गया, 1 हो जाएगा। तो k की यूनिट क्या आ जाएगी, n1 के लिए सेकेंड इनवर्स, आपको याद होगा यही आ रही थी। फिर n इक्वल्स टू 2 रखोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 का मतलब मोल की पावर माइनस और लीटर इनवर्स की पावर माइनस, मतलब कि लीटर हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स रहेगा, तो ये के की यूनिट आ जाएगी सेकंड के लिए। तो सेकंड ऑर्डर के लिए ये, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये, और 0 ऑर्डर के लिए ये, अभी हमने यही निकाला था। तो इसका मतलब ये एक जनरल टर्म बन गए। तो सिंपली क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको क्या बताना होगा, ऑर्डर बताना होगा, पूरे रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है, कि इस पूरी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या है, और आप कैसे बताएंगे, उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के। क्लियर है। तो जो भी आपको यूनिट बताएंगे, उस यूनिट को आपको इस फॉर्मूले के बराबर रखना है, अगर वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में है। अगर प्रेशर के टर्म्स में है तो ज़्यादा कुछ नहीं,
मोल लीटर इनवर्स की जगह क्या लिखा होगा यहाँ पे, एटीएम, टॉर, बार, कुछ भी हो सकता है। तो प्रेशर के टर्म्स में तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। और अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू के। क्लियर है? तो इसको आप बराबर रख देंगे तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, पॉइंट आया समझ? ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में से पिक करके, ठीक है ना, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लेट अस सपोज कि हमें बोला गया है कि एक रिएक्शन है और उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स बोल दिया, हम 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि हमें कुछ याद है इसमें से, ठीक ना। तो बोल दिया उसने कि एक रिएक्शन है, उसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये के की यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वल में रख देंगे। तो हम ऐसे रखेंगे, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1/n सेकेंड इनवर्स काट देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको उसके टर्म्स में चेंज करेंगे। तो अभी मोल की पावर कितनी लिखी हुई है, -1, वहाँ मोल की पावर क्या है, 1। तो इसका मतलब हम लिखेंगे मोल, ठीक है, और लीटर की जगह माइनस इनवर्स लिख देंगे और पूरे के पावर -1 चढ़ा देंगे, ठीक ना। क्योंकि देखो, अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो मोल की पावर -1 आ रहा है जो है, और लीटर की पावर -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर लीटर आ जाएगा जो है। तो इसका मतलब इसको हमने इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया और जो भी एक्स्ट्रा बचा मतलब वो पावर में चढ़ा दिया, और इसको बराबर रख दिया किसके, मोल लीटर इनवर्स 1 - n के। तो अब 1 - n किसके बराबर आ गया, -n के। तो -1 इक्वल्स टू 1 - n। तो यहाँ से n निकाल लो, n को इधर भेज दो, 1 को उधर भेज दो, तो n इधर आ गया और 1 उधर चला गया, तो 1 + 1 2 आ गया। तो सेकेंड ऑर्डर की यूनिट्स हैं, आप चेक भी कर सकते हो। आप सेकेंड ऑर्डर की यूनिट होती है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, वो आपको करना होता है। ठीक है, गॉट इट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसने बोला कि रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, वैसे तो आपको आधों को याद ही हो जाएगा, आधों के ऑलमोस्ट सबको याद हो जाएगा कि सेकंड इनवर्स जब होता है तो फर्स्ट ऑर्डर होता है। बट बात हो रही है प्रूव करने की। जैसे मान लो कभी प्रूव हो गया, मतलब क्वेश्चन आ गया कि प्रूव कि एक रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट है वो सेकंड इनवर्स है, और प्रूव करो कि वो फर्स्ट ऑर्डर की है। तो अब हम क्या लिखेंगे, वी नो दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको उसे लिखना होगा। तो बोर्ड में जैसे आ गया तो आप क्या करोगे, तो आप ऐसे लिखोगे कि हमारी यूनिट है सेकेंड इनवर्स, और जनरल यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो सबसे पहले आप सेकेंड इनवर्स काट दोगे, तो आप बोलोगे मोल लीटर इनवर्स की पावर, यहाँ 1 - n होता है ना, 1 - n, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिखने का मतलब 1 है। तो 1 का मतलब आप ऐसे लिख दोगे कि 1 का मतलब ये हो सकता है कि मोल लीटर इनवर्स की पावर 0, ठीक ना। क्लियर है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होता है 1 होता है। तो अब बेसिकली जो हमने ये लिखा है वो सही है, क्योंकि सेकेंड इनवर्स कट गया, तो ये चीज़ किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। और 1 को क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स की पावर 0। तो हमने इन दोनों को टर्म्स में लिख दिया। तो 1 - n किसके बराबर आ गया, 0। तो n किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड कि के सेकेंड इनवर्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की क्या है, यूनिट है। मतलब के जो है वो सेकेंड इनवर्स आता है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो ठीक है, तो आपको सिंपली क्या याद रखना है, अल्टीमेटली क्या गोल निकला कि अगर कोई हमें बस ये बता दे कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो फिर तो हम रिएक्शन को देखे बिना भी, मतलब इक्वेशन भी दूर हो जाए, हमें तो बस रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए, अपने आप हम बता देंगे कि उस जो रिएक्शन है उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, ओवरऑल ऑर्डर क्या है। बात सब समझते हो, ठीक है, ये ध्यान रखने का है। तो सिंपली के की यूनिट जनरल वाली क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स, या फिर प्रेशर के टर्म्स में है तो के इक्वल्स टू एटीएम की पावर 1/n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जो भी के की यूनिट दे रखी है उसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में तो इससे कंपेयर करो, और अगर प्रेशर के टर्म्स में तो इससे कंपेयर करो। ठीक है, कंपेयर करके n की वैल्यू निकाल लो, n की जो भी वैल्यू आएगी वो ऑर्डर बता देगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिर्फ रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई इक्वेशन नहीं, कुछ नहीं। तो पहला
अजीब गरीब तरीका हमने ऑर्डर निकालने का पता लगा दिया, और ये इतना खतरनाक तरीका है कि इसके लिए हमें बेसिकली क्या नहीं चाहिए, हमें इक्वेशन ही नहीं चाहिए। हमने कहा इक्वेशन देखो पता लगाना तो दूर की बात, हमें तो इक्वेशन ही नहीं चाहिए, ऐसे ही पता लगा लेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं जुगाड़, क्लियर है। अब हम ऐसा ही दूसरा जुगाड़ लगाने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है उसमें, चलो चलते हैं। सेकंड, ये थोड़ा सा अच्छा टेक्निकल तरीका है, क्लियर है। इसे कहते हैं बेसिकली डेटा एनालिसिस। क्या कहते हैं, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, ठीक है। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस में आपको बेसिकली कुछ डेटा देंगे, ठीक है ना, डेटा देंगे, उस डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा और फिर पता चलेगा कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स टाइप है, ठीक है। कुछ एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो, ऐसे मान लो कि एक रिएक्शन है A + B गिव्स अस C, लेट अस सपोज, क्लियर है। तो आपको बताएंगे कि जब इनिशियली A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन 1 मोल्स पर लीटर थी, है ना, 1 मोलर ले लेते हैं, 1 मोलर ले लेते हैं, तो जो रेट था, क्लियर है, वो कुछ था, लेट अस सपोज 2 × 10⁻⁻² मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये था, लेट अस सपोज, क्लियर है। फिर जब A की कंसंट्रेशन को 1 मोलर से 2 मोलर कर दिया, क्लियर है, और B की कंसंट्रेशन को सेम रखा, तो जो रेट है वो 4 × 10⁻² मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो गया। क्या बात समझते हो, ठीक है। ज़्यादा खुश मत होना कि इसकी यूनिट पता चल गई तो हमें ऑर्डर पता चल जाएगा, ये रेट है, रेट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, रेट कांस्टेंट क्या होता है ये समझ आता है। रेट कांस्टेंट क्या है, पहले तो ये डिफाइन कर देता हूँ। जैसे रेट होता है, रेट इक्वल्स टू के, मतलब रेट लॉ पूरा का पूरा ये होता है, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आएगा। तो जब भी आपको के को डिफाइन करना है तो के क्या है, इस चीज़ को 1 पुट कर दो, तो मतलब when the concentration of reactants is taken to be unity, तो पावर चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर तो 1 ही आना है। क्या बात समझते हो, क्लियर है। तो when the concentration of reactants is put to be unity, then whatever will be the rate of reaction is equals to rate constant। क्या बात समझते हो, क्लियर है, पक्का। और कंसंट्रेशन के साथ रेट वेरी कर सकता है, रेट कांस्टेंट वेरी नहीं करेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट निकलता ही मोल यूनिट कंसंट्रेशन पे, मतलब जब ये 1 पुट करोगे तो जो रेट होगी वो के बराबर होगी, उसके अलावा ऐसे कुछ भी करते रहो के नहीं निकलेगा उस पर। पॉइंट आता समझते हैं। तो बेसिकली के जो होता है वो बेसिकली कांस्टेंट होता है, क्लियर है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं। तो रेट कांस्टेंट किसके साथ वेरी करता है, सिर्फ 2 चीज़ों के साथ वेरी करता है। जो मेन चीज़ है वो क्या है, रेट जो है एक तो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे इस चैप्टर में, एक तो टेम्परेचर के साथ रिलेशन करता है और वेरी करता है, और दूसरा हमारे साथ जो है कैटलिस्ट के साथ वेरी करता है, के साथ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या चेंज करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसका मतलब के जो है वो कैटलिस्ट के साथ वेरी करेगा या तो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, क्लियर है। इसके अलावा कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज आता रहे, प्रेशर में कोई भी चेंज आता रहे, उससे के में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस चैप्टर में जो के 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो किसके साथ है, एक टेम्परेचर के साथ और एक कैटलिस्ट के साथ, क्लियर है। मतलब जिस भी चीज़ से किस में फ़र्क आएगा, बेसिकली स्पीड में फ़र्क आएगा, उसको उसके ऊपर के जो है वो डिपेंडेंट होगा। बट अब क्या होता है कि जैसे रेट जो होता है वो तो बहुत सारी चीज़ों के साथ वेरी करता है, बट रेट कांस्टेंट 2 ही चीज़ों के साथ वेरी करता है, एक टेम्परेचर और एक कैटलिस्ट, ठीक है। तो ऐसा भी मत समझिएगा कि जो भी चीज़ जो है वो आपकी रेट को वेरी करेगी उस पर रेट कांस्टेंट डिपेंडेंट होगा ना। रेट कांस्टेंट बेसिकली सीधी सीधी बात है कि तब निकलता है जब रेट जो है वो वाली हो, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी ली गई है, यूनिटी। क्या बात समझती हो। तो एक कैटलिस्ट का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसका मतलब जो के है इस चैप्टर में ध्यान रखना, मतलब इस चैप्टर में क्या ओवरऑल के मतलब रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ वेरी करता है, या फिर बेसिकली क्या होता है आपका टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ठीक है, गॉट इट, ये ध्यान रखना। और थ्रेशोल्ड एनर्जी का भी इतना यूज़ नहीं होगा, मेजर जो टर्म्स यूज़ होंगे वो टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी, और रेट किसके साथ वेरी करती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गॉट इट, क्लियर है। तो ये ध्यान रखने का। चलो वापस आते हैं। तो हम डेटा एनालिसिस पे थे, तो डेटा एनालिसिस पे थे तो क्वेश्चन कुछ ऐसा सा था कि हमें एक रिएक्शन दे रखी थी A + B गिव्स अस C,
उसमें कुछ डेटा गिवन था कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ए इतनी थी, बी इतनी थी, तो रेट इतना था। क्लियर है इनिशियली। फिर कुछ टाइम के बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया और बी को उतना ही रखा, तो रेट जो हो गई वो जितनी थी उसकी डबल हो गई। और फिर ऐसे बोल देंगे कि इसको बेसिकली 2 मोलर ही रखा और इसको जो है 1 मोलर से कितना कर दिया, 2 मोलर। तो देखा कि जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो इतनी रही। अब इससे भी बोलेंगे कि बताओ रेट लॉ क्या है, हमसे बोलेंगे रेट लॉ क्या है, तो हम सीधे सीधे ले देंगे रेट लॉ इक्वल्स टू आर रेट इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। क्लियर है। फिर रिएक्टेंट की पावर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आए, पक्का नहीं है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या नहीं है, वो हमें पता ही नहीं। क्लियर है। तो चलो अब अल्फा बीटा हमें ढूंढना होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे कि हम सबसे पहले जनरल इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है हमारी, आर मतलब रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। क्लियर है, पक्का। तो जो के होगा वो तो कांस्टेंट होगा क्योंकि वो तो यूनिट पे निकलता है, ठीक है। तो पूरी रिएक्शन के लिए रेट जो होगा कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रिएक्शन में रेट कांस्टेंट होगा, वो वेरी नहीं करता है, ठीक है, चाहे कंसंट्रेशन कितनी भी वेरी करती रहे, ठीक है, ये ध्यान रखने का। चलो आ जाओ वापस। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 2 को ले लेना, ठीक है, ऐसे लेना। देखो कैसे लेते हैं, एक दो इक्वेशन लेनी पड़ती है। जैसे एक बार आप ये लेना जिसमें बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ए वेरी कर रहा है, और एक बार आप ऐसे लेना जिसमें ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और बी वेरी कर रहा है। तो पहले हम ये ले रहे हैं 1 और 2, इसमें बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और ए वेरी कर रहा है, तो आप इसको इसमें डाल देना। तो पहले 2 वाली में डाल दो, तो रेट 4 इंटू में 10 की पावर -2 है, के को के रहने दो, ए की कंसंट्रेशन जगह 2 की पावर अल्फा ले लो और बी की कंसंट्रेशन की जगह 1 की पावर बीटा ले लो। क्लियर है। और फिर इक्वेशन 1 लिख दो, 2 इंटू में 10 की पावर -2 इक्वल्स टू के। अब ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 की पावर रहेगा तो अल्फा ही, और बी की कंसंट्रेशन कितनी है 1, और 1 की पावर कितना आएगा बीटा। तो अब इन दोनों का रेशो ले लेना, तो 1 की पावर बीटा कट जाएगा, के से के कट जाएगा, और यहाँ से 10 की पावर -2 कट जाएगा, और 4/2 2 आ जाएगा। तो मतलब ये आ गया 2 इक्वल्स टू 2 की पावर अल्फा अपॉन में 1 की पावर अल्फा। तो 2 की पावर अल्फा अपॉन में 1 की पावर अल्फा को 2 की पावर अल्फा तो लिख ही सकते हैं। तो अब 2 की पावर अल्फा इक्वल्स टू 2 आ गया, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, तो अल्फा आ गया 1। क्लियर है, पॉइंट आया समझ। अब बीटा निकालते हैं, चलो बीटा निकालते हैं। लेट अस सपोज हम इन दोनों इक्वेशन का तो यूज़ कर चुके हैं, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आया कैसे कर रहे हैं, एक बार और करके दिखाता हूँ। इस बार बीटा निकालते हैं, ठीक है। तो इस बार हम इक्वेशन यूज़ करेंगे सेकेंड और थर्ड। तो रेट कितना है थर्ड के लिए, 4 इंटू में 10 की पावर -2, वो किसके बराबर है, के। और ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 की पावर अल्फा, और बी की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 की पावर बीटा, मतलब बी की कंसंट्रेशन 2 है, 2 की पावर बीटा है। और बेसिकली अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, 4 इंटू में 10 की पावर -2, और यहाँ इक्वल्स टू के। तब ए की कंसंट्रेशन कितनी थी, 2 की पावर, मतलब कंसंट्रेशन 2 थी और पावर अल्फा थी, और बी की कंसंट्रेशन कितनी है 1 की पावर बीटा थी। अब दोनों को डिवाइड करना है, तो ये कट गया, के कट गया, और 2 की पावर अल्फा कट गया, तो आया क्या 1 इक्वल्स टू 2 की पावर बीटा अपॉन में 1 की पावर बीटा, तो ओवरऑल 2 की पावर बीटा आ गया। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस तरीके से हमें अल्फ़ा और बीटा निकालने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और एक बार अल्फ़ा बीटा निकल गया तो उनको प्लस करने पे ओवरऑल ऑर्डर निकल जाएगा। इसे कहते हैं डेटा एनालिसिस, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि इस बार जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है, NCERT का क्वेश्चन है, आउट टेक्स्ट का, ठीक है, वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमें बोल रखा है कि एक रिएक्शन है ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में रिएक्शन, और कुछ प्रोडक्ट बना रहा है पी, ठीक है। तो ए की कंसंट्रेशन इनिशियली 0.20 थी, और बी की कंसंट्रेशन भी इनिशियली 0.303 थी ना। फिर थोड़े और जो रेट था वो था बेसिकली 5.07 10 की पावर -5, 5.07 10 की पावर -5, ठीक है, ये था, ओके, ठीक है ना। ये रेट ये पी की नहीं है, रेट है, ठीक है ना। ये इक्वेशन है, a + b गिव्स अस p,
ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी है, और ये रेट है, रेट। क्लियर पॉइंट आया समझ? ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेगा कि डेटा दे देगा। तो उसने बोला कि उसके बाद उसने इसको 0.20 ही रखा, बी को 0.10 कर दिया, तो जो रेट है वो रहा 5.07 10⁻⁵। क्लियर है? और तीसरा डेटा भी दिया है कि इसको जब उसने 0.40 कर दिया और इसको 0.05 कर दिया, तो जो डेटा है वो चेंज हो गया 1.43 10⁻⁴ हो गया। क्लियर है? हमसे बोला है कि बताओ कि ए की मतलब ऑर्डर बताओ, ओवरऑल ऑर्डर बताओ, ठीक ना। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने जनरल इक्वेशन लिखी, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फ़ा बी की पावर बीटा। ठीक है, डन। उसके बाद चलो करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जब ए कांस्टेंट है, जैसे ये ले लो, इसमें ए कांस्टेंट है, बी वेरी कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो चलो कर लेते हैं। तो हमने ले लिया, तो ये क्वेश्चन 1 और एक क्वेश्चन 2, तो हमने ले लिया। तो रेट हमारे पास 2 में था 5.07 10⁻⁵ इंटू में के, ए की पावर हमने ले लिया, ए की जगह डाल दिया 0.20 की पावर अल्फ़ा, और बी की पावर डाल दिया 0.10 की पावर बीटा। और फिर दूसरी मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए 5.07 रेट था 10⁻⁵, के सेम रहेगा, ए तो सेम ही था 0.20 की पावर अल्फ़ा, और बी कितना था 0.30 था, तो उसकी पावर बीटा। अब इसको डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, के कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो मतलब 1 इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया 0.1 अपॉन में 0.3 की पावर बीटा, मतलब 1/3 की पावर बीटा आ गया। क्या बात समझते हो? अब 1 को क्या हम नहीं ले सकते 1/3 की पावर 0? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ से बीटा किसके बराबर आ गया 0, हेंस प्रूव्ड कि बीटा किसके बराबर आ गया 0। तो इसका मतलब जो बी की कंसंट्रेशन है उस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंडेंट ही नहीं है। तो चलो आगे करते हैं। अगर इसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको तो हटा ही देते हैं। तो इसका मतलब हमारे लिए इक्वेशन मतलब हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन है रेट है, रेट लॉ, वो क्या रह गया, वो ये रह गया के ए की पावर अल्फ़ा बी की पावर बीटा, और ये कितना है 0, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 तो 1 आएगा। इसका मतलब इसको तो एलिमिनेट कर देते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमारे लिए अब इक्वेशन इतनी सी रह गई। तो चलो अब तो इसके लिए अगर इतनी सी इक्वेशन रह गई तो इसके लिए दो कोई भी ले लो, चाहे वो सेम हो ना हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी दो ले लो। तो लेट अस सपोज कि हम ये और ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें रेट जो है, और ऐसी लेना जिसमें ए वेरी कर रहा हो, ठीक है। बी चाहे वेरी करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बी तो है ही नहीं, तो हमें बस ए वेरी करवाना है और रेट वेरी करवाना है। तो चलो करवाते हैं। तो हम करते हैं, तो एक काम करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है उसको थर्ड से डिवाइड कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन का जो रेट है 5.07 10 की पावर -5 है, क्लियर है। और इसका के होगा और कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.2 की पावर अल्फ़ा होगा, ठीक है। और जो इक्वेशन 3 है वो उसका जो रेट है वो है 1.43 10⁻⁴ इक्वल्स टू के 0.4 आएगी किसी कंसंट्रेशन आपकी ए की कंसंट्रेशन, और उसकी पावर कितना आएगा अल्फ़ा। तो ये के कट जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक तरीके से ऐसे ले लेते हैं 1/2 की पावर अल्फ़ा, और यहाँ पे आ जाएगा समथिंग लाइक दिस कि 5.07 अपॉन में 1.43 इंटू में 10। एक काम करो, कैलकुलेशन करने के लिए पूरे का रेसिप्रोकल ले लो, मतलब पूरे का, ठीक है। तो पूरे का रेसिप्रोकल अगर आप लोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इन्वर्स कर दिया और यहाँ पे ये इन्वर्स हो गया, तो यहाँ पे आ गया 14.3 अपॉन में 5.07, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास आता है 2.82 इक्वल्स टू 2 की पावर अल्फ़ा। अब हमारा दिमाग खराब होता है कि इसको कैसे लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 1.41, तभी तो आएगा ना, देखो 2 इंटू में 2 248 और 2, तो ऐसे लिख दिया। और इसको हम लिख दिया 2 की पावर अल्फ़ा। अब इसको 2 की पावर 1 लिख लो और इसको 2 की पावर हाफ लिख लो और इक्वल्स टू 2 की पावर अल्फ़ा ले लो। तो यहाँ से
2 की पावर, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो 3/2 हो गया। 2 की पावर 3/2 इक्वल्स टू 2 की पावर अल्फा हो गया, तो अल्फा कितना आ गया 3/2। इस तरीके से कर लेंगे। गॉट इट? पॉइंट आया समझ? पक्का? तो ये हमारा क्वेश्चन जो होता है इस टाइप का होता है डेटा एनालिसिस का। ठीक है, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो कुछ इस तरीके से बात करेंगे। लेट अस सपोज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि कोई ऐसे इक्वेशन दे देंगे 2a + 3b गिव्स अस प्रोडक्ट, क्लियर है, और आपसे बोलेंगे कि रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ b, मतलब रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ b आपको दे देंगे कुछ ना कुछ। जैसे इमेजिन कर लो कि 3 × 10⁻³ दे दिया और नॉर्मल डेटा दे देंगे a और b की कंसंट्रेशन। जैसे मान लो ये 0.1 दे दिया और ये भी 0.1 दे दिया, और ये 0.2 और ये 0.1 और ये 0.2 और 0.2 कर दिया, और यहाँ पे रेट दे दी 3 × रेट। बेसिकली ऐसे नहीं देंगे आपको, रेट इसके टर्म्स में देंगे, क्लियर है। ऐसे मान लो कि इसके टर्म्स में आपको रेट दे दिया, क्लियर है, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ बी, क्लियर है। तो अब जैसे रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ बी पहले एक्सपेरिमेंट के लिए ये दे दिया, और दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए मान लो दे दिया लेट अस सपोज रेट ऑफ डिक्रीमेंट यहाँ पहले के लिए दे दिया 3 × 10⁻³, दूसरे के लिए दे दिया 9 × 10⁻³ और तीसरे के लिए दे दिया 27 × 10⁻³। ऐसे मान लो, क्लियर है, पक्का। तो अब हमसे बोलेंगे कि बताओ कि जो है क्या है आपका ऑर्डर ओवरऑल। तो सबसे पहले तो इस पे ध्यान देना कि इसने रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ बी दिया है, इसने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया है, तो यहाँ चला के करेंगे वो। तो सबसे पहले आपको रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ बी से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखोगे बी की टर्म्स में, तो वो क्या होता है dB/dt/3। अभी आपको सिर्फ रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ बी दिया है, मतलब dB/dt दिया है, तो इसको 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। तो पहली बार रेट ऑफ रिएक्शन 3 × 10⁻³ की जगह 10⁻³ हो जाएगा, मतलब 1 लिखो ना लिखो उससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? अब हम रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ बी की जगह यहाँ पे क्या लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लेना होता है हमेशा, पर उन्होंने हमें क्या दिया था, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ बी। तो जो भी रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ बी दिया था उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। कैसे? हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखी बी के टर्म्स में, और वो क्या आती है dB/3dt माइनस में। तो जो भी उन्होंने दे रखा है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो पहले केस में ये दिया था तो डिवाइड होके ये, मतलब पहले केस में 3 × 10⁻³ था तो अब आ जाएगा 10⁻³। दूसरे केस में 9 था तो 3 आ जाएगा, तीसरे केस में 9 × 10⁻³ हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास ये डेटा है ये रेट ऑफ रिएक्शन है। पहले जो डेटा था वो क्या था, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ बी। तो रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ बी को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, और वो हमें चाहिए होता है। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, वो आप कर लीजिएगा। जैसे कैसे करेंगे कि मान लीजिए पहला केस पढ़ते हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, ये डबल हो गया, तो इसके डबल होने पे जो रेट होगी वो एक तरीके से आप देख रहे हैं तो 3 टाइम्स बढ़ गई। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो आप ये मान लीजिए कि आप इसको ऐसे लिख लेंगे कि 3 × 10⁻³ इक्वल्स टू k 0.2 की पावर अल्फ़ा 0.1 की पावर अल्फ़ा अपॉन में 1 × 10⁻³ इक्वल्स टू k 0.1 की पावर अल्फ़ा। समझ रहे हो ना, ये एक ही कंसंट्रेशन लिए और b की 0.1 की पावर अल्फ़ा ही रहेगी। तो जो आप इनका रेशो लोगे तो ये तो कट जाएंगे, k भी कट जाएगा, तो बेसिकली आ क्या जाएगा आपका, आ जाएगा 0.2 मतलब सॉरी 2 की पावर अल्फ़ा, क्योंकि 0.2 अपॉन में 0.1 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 2 की पावर अल्फ़ा आ जाएगा। तो 2 की पावर अल्फ़ा इक्वल्स टू 3। क्या बात समझते हो? अब थोड़ा सा मैथमेटिकल, क्योंकि मैंने ऐसे एग्जांपल लिया रैंडमली तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो 2 की पावर अल्फ़ा 3 का मतलब क्या है, इसको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि मतलब 2 की पावर कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो 3 के बराबर आता हो। तो जब मैं 2 की पावर, मतलब ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देख लेना, 2 की पावर जब मैं 1.59 या फिर 1.58 के बीच की लेता हूँ तो जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है 3 के नियर बाय। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.587 या समथिंग आ जाएगी, क्लियर है। और जैसे कि आपको पता है ऑर्डर तो बेसिकली क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 की पावर 1.59 जो होता है वो 3.01 समथिंग होता है, और 2 की पावर 1.58 जो होता है वो 2.5
9 8 समथिंग कुछ होता है, तो कहीं उसके बीच में लाई करेगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू कहीं ऐसे कुछ बीच में फंस जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो, प्रोसीजर समझा गया। तो इस क्वेश्चन में अलग क्या था कि हमें ना रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दे रखी थी, हमें रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ बी दे रखी थी। तो हमने पहले रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ बी से रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, और जो भी रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ बी थी उसको रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज किया, फिर वो चीज़ करी जो हमें एक्चुअली में करनी होती है। तो अभी हमने 2 मेथड सीखे ऑर्डर निकालने के, एक रेट कांस्टेंट की यूनिट का पता लगा के, और दूसरा क्या, डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके जो हैं काफ़ी फेमस हैं। रेट कांस्टेंट की यूनिट का पता लगा के बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाता है, बट हाँ, डेटा एनालिसिस इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो है ऑर्डर निकालने के लिए। ठीक है, डन। तो डेटा एनालिसिस से ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल की पावर, वो आपको पता चल गया है। तो ये काफ़ी फेमस टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अभी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है बाय वॉचिंग द मैकेनिज़्म। ठीक है, जो थोड़ा सा ऑर्गेनिक से भी रिलेट होता है। ठीक है, तो बाय वॉचिंग द मैकेनिज़्म हमें कैसे पता चल जाएगा कि ऑर्डर क्या है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक छोटा नहीं है, बड़ा सा है। अगला टॉपिक भी, मतलब अगला जो लेक्चर है वो भी हमारा बेसिकली इसी पे निकल जाएगा, ऑर्डर, और वो काफ़ी लंबा खींचेगा, अभी 1-2 लेक्चर इसमें लगेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपको ऑर्डर निकालना आ गया रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के, और दूसरा बेसिकली क्या करके, जो ये है क्या बोलते हैं, डेटा एनालिसिस से। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो अभी तक हमारे को चैप्टर में क्या क्या आ गया है, चैप्टर की इंट्रोडक्शन पता चल गई है, रेट क्या होता है ये पता चल गया है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी आ गई है, ग्राफ देख के रेट लॉ, मतलब ग्राफ देख के हम अगर चाहें तो रेट पता कर सकते हैं। ठीक है, किससे, y2 - y1 अपन x2 - x1 से, या फिर tan थीटा से, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन अगर हमें बता दे किसी के टर्म्स में, तो और चेंज इन टाइम हमें दे दे, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, या क्या रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ ए, या डिक्रीमेंट ऑफ बी, या डिक्रीमेंट ऑफ सी, इंक्रीमेंट ऑफ सी, कुछ भी पता कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट आया समझ। ये पता चल गया था। और दूसरे लेक्चर में हमने ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी और क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था, जो आज हमने इनिशियल पॉइंट पे भी डिस्कस किया। और 2 चीज़ें और सीखी, कैसे हम एक रिएक्शन की इक्वेशन को देख के पता लगा लेंगे कि ऑर्डर क्या है। तो पहला तरीका हमने बोला था कि रेट कांस्टेंट की यूनिट, उसके लिए तो हमें रेट ऑफ, मतलब हमें जो इक्वेशन है उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधी सीधी रेट कांस्टेंट की यूनिट से। और दूसरे में हमें इक्वेशन से ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है, कि हमें डेटा बताओ कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन को चेंज करने पे रेट कैसे कैसे वेरी कर रहा है। उसके बाद हम अपने आप पता कर लेंगे कि रेट लॉ क्या है। ठीक है, क्लियर है। आप चाहे हमें इक्वेशन दो, चाहे इक्वेशन ना दो, डेटा दे दो, और आप ये बता दो कि कौन कौन से रिएक्टेंट थे, और ऑब्वियसली जितने रिएक्टेंट्स हैं उन सबका डेटा देंगे तभी तो हमें बताएंगे। तो अपने आप पता चल जाएगा किसी की पावर डिपेंडेंट है, किसी की पावर डिपेंडेंट नहीं है, या फिर किसी की पावर माइनस में डिपेंडेंट है, प्लस में डिपेंडेंट है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पता करेंगे कि अगर हमें किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म बता दे, मतलब हमें यही बता दे कि वो हो कैसे कैसे रही है, तो फिर तो मतलब समझ रहे हो ना, मैकेनिज्म का मतलब होता है वो सारे स्टेप्स ही बता देगा। तो फिर तो हम जो स्टेप सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा होगा उसको पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि यही सबसे स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप को अगर हम फास्ट कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, फास्ट। तो उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, और फिर फाइनली अटैक करेंगे उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।